हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का स्टडी विद अजय पर फिर से स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए जीएस का जो सामाजिक विषय का पेपर होने वाला है दूंगा, उसके लिए और जो परीक्षाएं जिनमें इतिहास, भूगोल या सामाजिक विषय के जो पार्ट हैं वो पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि हमने आपको बताया था, प्राचीन भारत से चालू करेंगे और वन लाइनर के रूप में आपको पूरा जीएस वन लाइनर के रूप में आपको देंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। सभी प्रश्न परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो उसी सीरीज़ में पहला भाग हम लेकर आए थे मौर्य साम्राज्य का, जिसमें हमने पहले जो वन लाइनर प्रश्न थे 45-46 क्वेश्चन प्रश्न के लगभग थे, वो हमने पहले पढ़ लिए हैं, जो सभी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी अच्छे थे, परीक्षाओं में पहले भी कई बार पूछे जा चुके हैं। आज हम उससे अगला जो भाग है उसका वह लेकर आए हैं और इसमें मौर्य साम्राज्य से संबंधित सारी चीज़ें कवर कर ली गई हैं और मौर्य साम्राज्य लगभग इसमें पूरा हो जाएगा। इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा प्राचीन इतिहास का, उसके ऊपर हम वन लाइनर जो प्रश्न है वह आप सभी के लिए लेकर आएंगे। आप वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे यदि आपको तो उसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो आगे जो हम वीडियो वन लाइनर के रूप में जीएस की डालेंगे वो आप सभी को मिल सके और उसका लाभ आप लोग आगामी परीक्षाओं में ले सकें। ठीक है, समय बर्बाद ना करते हुए आज का वीडियो हम चालू करेंगे। देखते हैं कि आज कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और जो हमें पढ़ना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो वन लाइनर के रूप में आज हम सबसे पहला प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, पहले तो फ़ोटो को साइड में कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है सही से। ठीक है, तो इसको यहाँ कर लिया है। चलिए अब देखते हैं। अब देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। तो पहला प्रश्न है कि अशोक ने अभिलेखों में कुल कितनी लिपियों का प्रयोग किया है। यानी अशोक के जो शिलालेख थे उनसे संबंधित प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न तो बनता है, कौन सा बनता है कि अशोक के जो अभिलेख थे उन्होंने अपने अभिलेख में कुल कितनी लिपियों का प्रयोग किया था। यानी कौन कौन सी लिपि थी जिनका महत्वपूर्ण रूप से उन्होंने प्रयोग किया था। जितने भी अभिलेख थे, चाहे वो स्तंभ लेख हों, चाहे गुहा लेख हों, चाहे शिलालेख हों, सभी में जो लिपियों का प्रयोग किया गया था वह कौन कौन सी थी। तो मुख्यतः 4 लिपियों का इन्होंने प्रयोग किया था। और 4 लिपि कौन कौन सी थी। एक तो थी ब्राह्मी लिपि, दूसरी थी खरोष्ठी लिपि, तीसरी अरमाइक और चौथी थी ग्रीक लिपि। इन 4 लिपियों का अशोक ने इस्तेमाल किया था। इन चारों से ही उन्होंने जितने भी अपने स्तंभ लेख थे, जितने भी अभिलेख थे, उनमें इन सभी का प्रयोग किया गया था। ये महत्वपूर्ण है, इनको आप अच्छे से पढ़ते चलिएगा। जब हम आपके सामने पढ़ेंगे प्रश्नों को तो आप हमारे साथ पढ़ते चलिएगा। उसके बाद वीडियो को एक बार 2 बार देखिएगा, तो जितने भी ये प्रश्न हैं वन लाइनर के रूप में ये आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएंगे और आगामी जो परीक्षाएँ होंगी उनमें आप इससे संबंधित प्रश्न लगा पाएंगे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। मौर्यकाल से संबंधित प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में आपको देखने को मिल जाते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न कौन सा है। तो है किस अभिलेख में एक साथ द्विभाषिक लिपि का जो है प्रयोग किया गया है। द्विभाषिक लिपि का प्रयोग किया गया है, ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें एक साथ 2 लिपियों का प्रयोग किया गया है। तो वह जो अभिलेख है उसका नाम है सर-ए-कुना। सर-ए-कुना अभिलेख है, ये कंधार में है और लघु शिलालेख ये अभिलेख है। इसमें कौन कौन सी 2 लिपियों का प्रयोग किया गया है। तो इसमें ग्रीक और अरमाइक लिपि का एक साथ प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से यदि प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें 2 लिपियों को एक साथ प्रयोग में लाया गया है, तो वह अभिलेख हो जाएगा सर-ए-कुना। ठीक है, सर-ए-कुना अभिलेख हो जाएगा। पूछ लिया जाए कहाँ है, तो ये कंधार में है। ये कौन सा शिलालेख है, तो ये लघु शिलालेख है। इसमें कौन सी 2 लिपियों का प्रयोग किया गया है, तो इसमें ग्रीक और अरमाइक 2 लिपियों का इसमें प्रयोग किया गया है। आप सभी प्रश्नों को देखिएगा, ये सभी प्रश्न आपको महत्वपूर्ण समझ में आएंगे, क्योंकि ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, ये सारे प्रश्न बहुत अच्छे हैं। तो देखते हैं तीसरा प्रश्न इसके बाद कौन सा है कि अशोक का प्रथम शिलालेख किससे संबंधित है। अशोक के जो शिलालेख हैं उसमें जो पहला शिलालेख है वह किससे संबंधित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पशु बलि का निषेध। पशु बलि का निषेध, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। या इस तरीके से पूछ लिया जाए कि बताइए अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि निषेध के संबंध में बताया गया है। पशु बलि निषेध के संबंध में किस शिलालेख में बताया गया है। तो आप यहाँ से बता सकते हैं उत्तर कि प्रथम जो शिलालेख है उसमें पशु बलि के निषेध के बारे में, यानी पशु बलि पर रोक संबंधी जो है बताया गया है कि उस पर रोक लगेगी, उसको मान्य नहीं होगी, यानी किसी प्रकार की पशु बलि नहीं लगाई जाएगी। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न आप को देखने को मिलेंगे। तो आप
इनको अच्छे से देखते चलिएगा। ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। तो आगे जो प्रश्न है, आगे प्रश्न में क्या है कि 2 प्रकार की चिकित्सा, कितने प्रकार की, 2 प्रकार की चिकित्सा का प्रयोग का उल्लेख किस शिलालेख में है, यानी किस शिलालेख में बताया गया है कि 2 प्रकार की चिकित्साओं के बारे में बताया गया है। तो जो अशोक का दूसरा शिलालेख है, देखो पहले में क्या बताया गया है, पहले में पशु बलि के बारे में बताया गया है, दूसरे वाले में देखिए याद करने का तरीका, दूसरा अभिलेख 2 चिकित्सा। ठीक है, इसका तरीका भी आप देखते जाइए कि दूसरा अभिलेख और 2 चिकित्सा, यानी 2 चिकित्सा के बारे में किसमें बताया गया है, तो आपको यहाँ से याद हो जाएगा कि दूसरा जो शिलालेख है उसमें 2 चिकित्साओं के बारे में बताया गया है। इसके बाद अगला है धम्म नीति संबंधित विचार किस शिलालेख में हैं। ये सारे अशोक के शिलालेख हैं, अशोक ने ही सबसे ज़्यादा शिलालेखों पर काम किया था, तो इससे संबंधित प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो मेरी ये कोशिश है कि आपकी तैयारी ऐसी हो कि उससे संबंधित कोई प्रश्न गलत ना हो, क्योंकि ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, मौर्यकाल से आपको परीक्षाओं में प्रश्न देखने को जरूर मिलते हैं। तो धम्म नीति से संबंधित किस शिलालेख में बताया गया है, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर चतुर्थ शिलालेख, यानी उनका जो चौथा शिलालेख है उसमें धम्म नीति के संबंध में उनके जो विचार थे उनको बताया गया है। इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि बताइए चौथा शिलालेख किससे संबंधित है, तो चौथा जो शिलालेख है वह धम्म नीति संबंधित विचारों से संबंधित है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है, यानी जब पहली बार ब्राह्मी लिपि लिखी गई तो वह किस पर लिखी गई। ठीक है, उसको कहाँ पर लिखा गया, उसको ताम्रपत्र पर लिखा गया कि लकड़ियों पर लिखा गया, पेड़ों की छालों पर लिखा गया, इस तरीके से पत्थरों पर लिखा गया, तो इसका क्या उत्तर होगा, यानी कहाँ पर सबसे पहले लिखा गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा पत्थर की पट्टियों पर, यानी पत्थर की पट्टियों पर ब्राह्मी लिपि का सबसे पहले उत्कीर्ण उसको किया गया, यानी लिखा गया। ठीक है, पत्थर की पट्टियों पर। इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो देखिए कि सबसे पहले जो ब्राह्मी लिपि का पता था वह श्रीलंका में चला था, और वहाँ पर एक जगह है अनुराधापुर। कौन सी जगह है, अनुराधापुर। तो अनुराधापुर में श्रीलंका में इसका सबसे पहले क्या चला था, पता चला था। ठीक है, तो यहाँ से आपका पहला शिलालेख, दूसरा शिलालेख, चौथा शिलालेख, ठीक है, ये 4 शिलालेख के बारे में पता चलेगा कि वह किससे संबंधित थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से पढ़ते चलिएगा। वीडियो को 2 बार 3 बार देखिएगा, आपको बिल्कुल ये अच्छे से याद हो जाएंगे और इससे कोई भी प्रश्न आएगा तो आपसे गलत नहीं होगा। इसके बाद देख लेते हैं अगले प्रश्न कौन से हैं। तो अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाएं से बाईं ओर, यानी देखिए दाएं यानी इस तरफ से इस तरफ, दाएं से बाएं, ठीक है, राइट से लेफ़्ट की तरफ, ठीक है, राइट से लेफ़्ट की तरफ, ऐसी कौन सी लिपि थी जो राइट से लेफ़्ट की तरफ लिखी जाती थी, तो उसका उत्तर हो जाएगा खरोष्ठी लिपि। कौन सी लिपि हो जाएगा, खरोष्ठी लिपि। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि बताइए कौन सी लिपि है जिसको दाएं से बाएं ओर लिखा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा खरोष्ठी लिपि। ठीक है, इसके बाद 8वां प्रश्न है किस स्तंभ लेखने में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में आपको देखने को मिल जाते हैं, इसलिए आप बहुत अच्छे से इसको वीडियो को देखिएगा, पूरा देखिएगा वीडियो को। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जब आप परीक्षा देने जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि हम कितना महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़कर आए हैं। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है वह है भाबरू स्तंभलेख, और ये कहाँ पर है, राजस्थान में। भाबरू कहाँ है, राजस्थान में है। और इस जो शिलालेख है भाबरू का, उसमें बताया गया है स्तंभलेख में कि अशोक ने जो खुद को मगध का सम्राट इसमें अपने आप को बताया है। तो इस तरीके से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, इस तरीके के प्रश्न बहुत आते हैं परीक्षाओं में। इसके बाद है 9वां प्रश्न देखेंगे कि अशोक ने अपने किस शिलालेख में कर आरोपण के संबंध में जानकारी दी है। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। रोमनदेई स्तंभलेख, आप सभी ने इसका नाम सुना होगा। रोमनदेई का नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित है, और ये परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है कि रोमनदेई शिला जो स्तंभलेख है किससे संबंधित है, क्या उसमें बताया गया है, किस शासक के द्वारा इसको बनवाया गया था। इस तरीके के प्रश्न तो आप देख सकते हैं कि ये अशोक के संबंध में ही ये आप सब बताया जा रहा है।
और अशोक ने इस रोमनदेही जो अभिलेख है उसमें स्तंभलेख है उसमें क्या बताया था, तो इन्होंने जो कर आरोपण, जो इनके यहाँ कर का जो सिस्टम था, जो राजस्व में जो कर लगाया जाता था, यानी क्या लगाया था, कर, तो कर संबंधी जो जानकारी है कि किस तरीके से कर को लागू किया जाना है, तो उसके संबंध में जो प्रावधान था वह उसके बारे में इन्होंने बताया है रोमनदेही अभिलेख में। रोमनदेही अभिलेख, देखिए रोमनदेही रा से रोमन हो जाएगा और राजे से राजस्व हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद भी कर सकते हैं कि रोमनदेही अभिलेख किससे संबंधित है, राजस्व यानी कर से संबंधित स्तंभलेख है। इसके बारे में देखिए और जानकारी दी हुई है कि यह स्तंभलेख लुम्बिनी में स्थित है और इसकी अशोक ने स्वयं यात्रा की थी, ठीक है। और यहाँ भू राजस्व को, जब देखिए अशोक वहाँ पर गए थे तो उन्होंने इसको भू राजस्व कर था उसको घटाकर उपज का 1/8 कर दिया था। वैसे जो कर था वह 1/4 से 1/6 तक लगाया जाता था, लेकिन रोमनदेही जो अभिलेख है वहाँ पर अशोक ने अपनी यात्रा की थी, अशोक स्वयं गए थे वहाँ पर, और इन्होंने वहाँ क्या किया था कि कर जो था उसको घटा दिया था, यानी कर का जो भाग है उपज का वह कितना कर दिया था, 1/8 उसको कर दिया गया था, 1/8 भाग कर दिया गया था, यानी जितना भी आपका फसल होगा उपज होगा उसका 1/8 भाग आपको कर के रूप में देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से तीन चीज़ें, तीनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सी लिपि है जो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। ऐसा कौन सा स्तंभलेख या शिलालेख है जिसमें बताया गया है, जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो वह स्तंभलेख हो जाएगा भाबरू बैराट, यानी राजस्थान का, जो राजस्थान में स्तंभलेख है उसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। इसके बाद है रोमनदेही, यानी किस शिलालेख स्तंभलेख में अशोक ने कर आरोपण के बारे में बताया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा रोमनदेही स्तंभलेख, ठीक है। यहाँ से आपके इतने प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। चलिए देखते हैं इसके बाद अगले प्रश्नों को। इसके बाद देखेंगे हम 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है अशोक के किस शिलालेख में से युद्ध और हिंसा के कारण जनित उसके अंतर्मन की व्यथा प्रकट होती है। देखिए अशोक ने जब कलिंग का युद्ध किया, कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक के मन में परिवर्तन हुआ। मन में जब उसके परिवर्तन हुआ तो उसके बाद उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इसके बारे में हम पहले बता चुके हैं कि कौन कौन से बौद्ध भिक्षु थे जिनसे इन्होंने भिक्षा ली थी, जिसमें हमने आपको बताया था, जिसमें निग्रोध के बारे में बताया था, उपगुप्त के बारे में बताया था और मोगली पुत्तिस के बारे में बताया था। यानी जब मोगली पुत्तिस के संपर्क में आए थे तो इन्होंने पूर्ण रूप से जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था और तब से ही ये उसके प्रचार प्रसार में लग गए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आता है कि उन्होंने, जब इनका हृदय परिवर्तन हुआ तो इन्होंने उसके संबंध में कुछ शिलालेख भी लिखे जिनमें बताया, तो वह कहाँ पर हैं, ठीक है। तो कलिंग में ही युद्ध हुआ था, तो ये दोनों जगह उड़ीसा में ही है, कलिंग उड़ीसा में ही है। तो कलिंग में जब ये जीत कर आए थे तो एक इन्होंने 2 प्रशासनिक केंद्र बनाए थे, एक तो उत्तर की तरफ बनाया था तोसली और दूसरा बनाया था दक्षिण की तरफ जौगढ़, ठीक है। दोनों कहाँ पर हैं, उड़ीसा में ही थे। तो जो तोसली है, तोसली में धौली में एक शिलालेख है उसमें, और जौगढ़, इन दोनों शिलालेखों में इन्होंने बताया है। उसमें जो शिलालेख हैं उससे पता चलता है कि उसके बाद उन्हें कितना अंतर्मन में व्यथा उनकी हुई थी, अशोक को कितना बुरा लगा था और कैसे उनका मन परिवर्तन हुआ था, इन दोनों शिलालेखों में बताया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, तोसली और जौगढ़, तोसली और जौगढ़, इनको भी आप अच्छे से देख सकते हैं, यहाँ से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कौन कौन से हैं, तोसली और जौगढ़, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है अशोक के सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ के फलक पर प्रदर्शित पशुओं का क्रम क्या है। देखिए सारनाथ का जो स्तंभ है जिसमें सिंह यानी शेर का जो स्तंभ आकृति बनी हुई है, उसमें ऊपर शेर का हिस्सा बना हुआ है, जो शीर्ष है वह शेर का बना हुआ है, और नीचे की जो पट्टिका है, उस पर अन्य पशुओं के भी चित्र बने हुए हैं। तो उनका क्रम क्या है, यानी किस क्रम से वह बने हुए हैं, उनका क्रम जो सही है वह कौन सा है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी ये देखिए डीप भी है। अगर इस तरीके से थोड़ा कठिनाई के लेवल से भी पूछ लिया जाए तब भी आप आसानी से इन संबंधित प्रश्नों को, अशोक मौर्य काल से संबंधित प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। देखिए तो उनका क्रम क्या था, सबसे पहले अश्व यानी घोड़ा को बनाया गया है उसमें, उसके बाद सिंह को बनाया गया है, उसके बाद हाथी को बनाया गया है, उसके बाद वृष यानी बैल को बनाया गया है, ठीक है। तो घोड़ा,
नंबर 1, दूसरे पे शेर यानी सिंह, तीसरे पर बनाया गया है हाथी और चौथे पर बनाया गया है वृष यानी बैल को। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये चारों याद अच्छे से हो जाएंगे। ठीक है, अश्व, सिंह, हाथी और वृष कहाँ पर बनाया गया है? सारनाथ का जो स्तंभ है सिंह शीर्ष वाला, उसके नीचे जो फलक है उसमें उसको बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे 12वां प्रश्न कि किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नाम का उल्लेख मिलता है? ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है कि ये कौन सा जो है अभिलेख है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का हम पहले ही भाग में पढ़ चुके हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस तरीके से मौर्य वंश की स्थापना की, चाणक्य ने किस प्रकार से साथ दिया, किस प्रकार से नंद वंश को ख़त्म किया उन्होंने और मौर्य वंश की स्थापना उन्होंने की थी। ये दूसरा पार्ट है, इसमें हम आगे पढ़ रहे हैं। तो ये दोनों शासक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, दोनों ही मौर्य काल में दोनों ही सबसे महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, इनसे ही प्रश्न आते हैं। तो ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें दोनों के बारे में बताया गया है? तो इसका नाम भी आपने पहले ही सुना होगा, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में है। तो इसमें बताया गया है, ये इम्पोर्टेंट है, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नामों का इसमें उल्लेख मिलता है। कौन सा अभिलेख है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, आप अच्छे से प्रश्नों को याद करते चलिएगा साथ ही साथ। इसके बाद देखते हैं 13वां प्रश्न कौन सा है। 13वां प्रश्न यहाँ पर हम देखेंगे पहले कि 13वां प्रश्न, ये आगे निकला है वीडियो तो उसको हम वापस चलेंगे 13वें प्रश्न की तरफ। हमें 13वां प्रश्न देखना है तो ठीक है, हाँ आप सही है। ठीक, यहाँ 13वां प्रश्न देखेंगे कि ये तो कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है? तो ये तो सभी को लगभग पढ़ा ही होगा। ये 13वें जो शिलालेख है अशोक का, उसमें दिया हुआ है इसके बारे में। ये इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में आता है और अधिकतर बच्चों का ये प्रश्न सही भी हो जाता है क्योंकि ये पहले से ही बच्चों ने पढ़ के रखा होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कलिंग और अशोक का तो ऐसा है कि जब भी हम अशोक के बारे में पढ़ते हैं तो कलिंग तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो कलिंग के बारे में किस में बताया गया है? 13वें शिलालेख में बताया गया है। इसके बाद जो 14वां प्रश्न है उसमें बताया गया अशोक ने जीवों के वध निषिद्ध की सूची यानी किन किन पशुओं का वध को निषिद्ध किया गया है, उन पर रोक लगाई गई है, तो उसकी सूची कहाँ पर मिलती है? तो 5वां जो स्तंभ लेख है, 5वां स्तंभ लेख, ये भी इम्पोर्टेंट है। 5वें स्तंभ लेख में अशोक ने उन जीवों की सूची बनाई है जिनका वध जो है निषेध किया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद 15वां प्रश्न देखेंगे हम, सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची का स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। ठीक है, अशोक ने करवाया था। इसके बाद ये प्रश्न भी कई बार आता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। इसके बाद 16वां प्रश्न हम पढ़ेंगे कि अशोक ने बराबर की पहाड़ियाँ बिहार में हैं। पहले वाले वीडियो में बताया जा चुका है इसके बारे में और फिर से यहाँ पर देख लीजिए आप कि अशोक ने बराबर की जो पहाड़ियाँ बनाई थी आजीवक के लिए, तो उनके निवास के लिए कितनी गुफाओं का उन्होंने वहाँ पर निर्माण कराया था? यदि इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो 4 गुफाओं का उन्होंने निर्माण कराया था, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसके बाद वो कौन कौन सी गुफा थी? तो कर्ण गुफा, चौपड़ गुफा, सुदामा गुफा और विश्व झोपड़ी गुफा, ये 4 गुफाएँ थीं। कर्ण गुफा, चौपड़ गुफा, सुदामा गुफा और विश्व झोपड़ी गुफा, ये 4 गुफाएँ उन्होंने निर्माण कराया था और ये सारी गुफाएँ बिहार में हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। आप वीडियो को यदि एक बार में आपको याद ना हो तो आप वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा। वन लाइनर में प्रश्न है, आसानी से आपको याद हो जाएंगे। आप जो तैयारी कर रहे हो, चाहे वर्ग 2 की हो या कोई भी ऐसी तैयारी कर रहे हैं जिसमें सामान्य ज्ञान की हिस्सेदारी होती है, सामान्य ज्ञान आता है, तो उसकी दृष्टि से आप देखेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण है। हम सारे पार्ट्स को, चाहे वो प्राचीन भारत हो, मध्य भारत हो, आधुनिक भारत, भूगोल, इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र और जितना भी पार्ट है जीएस का, वह वन लाइनर के रूप में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आप सभी के लिए लेकर आएंगे। आप हमारे साथ इसका रिवीजन जरूर करते चलिएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है 17वां। देखिए 17वां प्रश्न है, अर्थशास्त्र में कुल कितने तीर्थों का विवरण दिया गया है? तो कितना दिया गया है? 18। बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र किताब के बारे में पहले ही हम बता चुके हैं किसने लिखा हुआ था। ये किताब किसने लिखी है? अर्थशास्त्र ये लिखी है कौटिल्य ने। ये किताब किसने लिखी है? कौटिल्य या विष्णुगुप्त। ठीक है, कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य ने किताब लिखी है। ये किसके ऊपर है किताब? तो ये जो किताब है ये राज्य के शासन के ऊपर है। ठीक है, राज्य के
शासन के ऊपर एक किताब है कि किस तरीके से आपको शासन चलाना है। तो राज्य के शासन के ऊपर एक किताब है, ठीक है। तो तीर्थ का अर्थ विभाग से है, तो यानी कितने विभागों के बारे में अर्थशास्त्र में बताया गया है, तो 18 विभागों के बारे में उसमें बताया गया है। कुछ महत्वपूर्ण हैं जिनके नाम बताए गए हैं, जैसे उसमें मंत्री बताया गया है। तो मंत्री का जो था उसे क्या कहते थे, प्रधानमंत्री को मंत्री कहा जाता था। पुरोहित जो होता था वह प्रमुख धर्माधिकारी होता था। जितनी भी धार्मिक क्रियाएँ होती थी उनका जो प्रमुख था वह पुरोहित कहलाता था। इसी प्रकार से आर्टविक जो होता था वन विभाग का कौन सा होता था, वन विभाग का प्रमुख होता था, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको भी एक बार देख लीजिए, ये सभी प्रश्न भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखिए कुछ अध्यक्ष थे, यानी हर चीज़ का एक अध्यक्ष होता था जो उस विभाग को देखता था। तो कुछ महत्वपूर्ण जो विभाग हैं जिनके बारे में परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, जिसमें से शीताध्यक्ष के बारे में, ठीक है, और लक्षणाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, ये कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने पूरे को नहीं रखा है। जो महत्वपूर्ण है उन्हीं को हम आपके सामने इनमें लिखा हुआ है। तो पण्याध्यक्ष जो है वह है व्यापार और वाणिज्य का अध्यक्ष, या इस तरीके से पेपर में पूछा जाएगा कि मौर्य काल में व्यापार तथा वाणिज्य के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था, तो आपका उत्तर हो जाएगा पण्य अध्यक्ष, ठीक है। ये आप बहुत अच्छे से याद करिएगा। पेपर का लेवल अब बड़ा कठिन आने लगा है और उसमें इस तरीके ही प्रश्न आते हैं, सीधे सीधे प्रश्न अब आपको कम देखने को मिलते हैं। शीताध्यक्ष किससे संबंधित है, तो कृषि विभाग का जो अध्यक्ष होता है उसे क्या कहते हैं, शीताध्यक्ष कहते हैं, ठीक है। जब आगे हम कर के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि शीता एक कर है जो कि कृषि से संबंधित है, तो उसको हम आगे देखेंगे। ये भी महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। इसके बाद टकसाल, जहाँ पर सिक्के ढाले जाते हैं, बनाए जाते हैं, तो उसका अध्यक्ष क्या कहलाता है, तो लक्षणाध्यक्ष उसको कहा जाता है। जो टकसाल में काम करता है, टकसाल उसका अध्यक्ष होता है। इसके बाद है मुद्राध्यक्ष, किसे कहा जाता है, तो मुद्राध्यक्ष कहा जाता है पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष को मुद्राध्यक्ष कहा जाता है। इसके बाद पोतवाध्यक्ष क्या किसे कहा जाता है, तो देखिए पोतवाध्यक्ष कहा जाता है मापतौल का अध्यक्ष। अब आप यदि यहाँ नाम से अंदाज लगाकर यदि पेपर में तुक्का लगाएंगे तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको उसमें जहाज़ से संबंधित अध्यक्ष भी दिया जा सकता है। तो आप पोत को देखकर यहाँ समझेंगे कि ये नाविकों से संबंधित है, जबकि ये किससे संबंधित है, मापतौल से संबंधित है। तो इस प्रकार की गलतियाँ, देखिए यहाँ मुद्राध्यक्ष है और यहाँ ये किससे संबंधित है, पासपोर्ट विभाग से संबंधित है। तो इस तरीके की जो व्यवस्थाएँ थीं, तो अध्यक्ष जो थे इसको आपको याद होना चाहिए, क्योंकि नाम के अनुसार यदि आप लगाएंगे तो आपसे यहाँ पर गलती हो जाएगी। ये सभी महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इनको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे और प्रश्नों को। देखिए इसी तरीके से जो अभी अध्यक्ष के बारे में बताया, इसी तरीके से जो प्रशासनिक इकाई होती थी तो उसमें भी कुछ पद होते थे। जैसे उसमें एक पद होता था युक्त का। युक्त किसे कहा, कौन होता था युक्त, तो इनका काम जो होता था वह होता था राजस्व की वसूली करना, और उनका जो हिसाब किताब है यानी लेखा जोखा है वो अपने पास कौन रखते थे, युक्त अपने पास रखते थे, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, इनको अब अच्छे से पढ़ते चलिएगा। युक्त कौन होते थे, ये राजस्व की पूरी वसूली करते थे, लेखा जोखा करते थे और उनका पूरा रिकॉर्ड अपने पास रखते थे। इसके बाद आते हैं, दूसरा है रज्जुक या राजुक, भी इसको कई जगह पर राजुक भी कहा गया है। तो रज्जुकों की जो स्थिति है वर्तमान में जो डीएम होता है जलाधिकारी, ठीक है, उसी की तरह था, यानी इसको राजस्व और न्याय क्षेत्र दोनों का अधिकार था। ये राजस्व को भी देखता था और न्याय क्षेत्र को भी देखता था। तो जलाधिकारी, आज के समय में जलाधिकारी के पास जो पावर होती है बिल्कुल सेम टू सेम पावर किसके पास होती थी, रज्जुक या राजुक के पास होती थी। इसके बाद एक और प्रशासनिक अधिकारी होता था जिसे ब्रज भूमिक कहा जाता था। तो ब्रज भूमिक कौन होते थे, किस प्रकार के अधिकारी होते थे, तो यह जो पशुओं की देखरेख करने वाला अधिकारी होता था। जो पशुओं की देखरेख करते थे उन्हें ही ब्रज भूमिक कहा जाता था। इसके बाद देखेंगे आगे और प्रश्न कौन हैं। देखिए सारे प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप सारे प्रश्नों को देखिएगा और इनको पढ़ते भी चलिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम जो अगला पार्ट होगा मौर्य वंश के बाद, उसको हम आप सभी के लिए लेकर आएंगे। जैसा कि हमने आपको वर्ग 2 में बताया था सिलेबस के अनुसार, उसी के अनुसार ही हम आपको पढ़ाएंगे और अगस्त तक हम आपसे पहले आपका पूरा कंप्लीट करा देंगे और आपकी अच्छी तैयारी यहाँ पर हो जाएगी। 18वां प्रश्न हम देखेंगे कि मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी। यानी प्रशासन कहीं भी होता है तो उसकी एक इकाई होती है, ग्रामीण स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, जिला स्तर पर,
इस तरीके से जो मौर्य काल था वहाँ पर सबसे छोटी इकाई क्या थी, तो वह सबसे छोटी इकाई थी ग्राम, यानी सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। और उसका जो शासन करता था, उसका जो देखरेख काम करता था, उसको गोप कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। मौर्य काल में सबसे छोटी जो प्रशासनिक इकाई थी वह कौन सी थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्राम। या पूछ लिया जाता गोप कौन होते थे, गोप किसे कहा जाता था, तो जो ग्रामीण ग्राम सभा का जो पूरा काम करते थे उन्हें गोप कहा जाता था। इसके बाद है अगला कौटिल्य ने, यानी कौटिल्य यानी चाणक्य यानी विष्णुगुप्त। ठीक है, तीनों नाम आप अच्छे से याद कर लिए होंगे आपने। उन्होंने अपने अर्थशास्त्र में भूमि के कितने प्रकार बताए हैं। ठीक है, तो उन्होंने बताया है कि 3 प्रकार की भूमियां हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र में जो चाणक्य था उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा, उसमें 3 प्रकार की भूमियों का उल्लेख किया है। कौन कौन सी? नंबर 1 तो क्रस्ट, क्रस्ट यानी जुती हुई भूमि, यानी जिस पर खेती हो रही है उसको उन्होंने कहा है क्रस्ट भूमि। दूसरी हुई है अक्रस्ट। देखिए आप, जब क्रस्ट का ये विलोम हो जाएगा, अक्रस्ट यानी जुती हुई का विलोम हो जाएगा बिना जुती हुई भूमि। ठीक है, तो ये याद करने में बिल्कुल आसान है, क्रस्ट और अक्रस्ट। तीसरी प्रकार की उन्होंने भूमि का नाम बताया स्थल भूमि। तो स्थल को मान लीजिए आप कौन सी भूमि हो जाएगा, ये ऊँची भूमि। तो ये बिल्कुल सरल है और आपको अच्छे से याद हो जाएगा। कितने प्रकार की भूमि के बारे में बताया है? 3 प्रकार की भूमि। कौन कौन सी है? क्रस्ट भूमि, जो जुती हुई भूमि है जिस पर खेती हो रही है उसको क्या कहते हैं? क्रस्ट। दूसरी क्या बताई है? अक्रस्ट, यानी जिस पर खेती नहीं हो रही है, बिना जुती हुई भूमि को अक्रस्ट कहा है। और तीसरी भूमि जो है उसे ऊंची भूमि जो है उसको कहा है स्थल भूमि। ये चाणक्य ने बताया है। किसमें बताया है? अपने अर्थशास्त्र में। और अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? अर्थशास्त्र जो है राज्य के प्रशासन से संबंधित किताब है, जिसमें बताया गया कि किस प्रकार से शासन करना है। ठीक है, इसके बाद और महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे अदैव मात्रक किस प्रकार की भूमि थी? तो अदैव मात्रक कौन सी होती थी? वह भूमि जिस पर बिना वर्षा के अच्छी खेती होती थी। यानी ऐसी कौन सी खेती थी जिस पर वर्षा नहीं हो तब भी अच्छी फसल होती थी, तो उसे क्या कहा गया है? अदैव मात्रक उसमें कहा गया है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है महत्वपूर्ण, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भूस्वामी को क्या कहा जाता था? भूस्वामी को मौर्य काल में क्या कहते थे? तो उसको कहा जाता था क्षेत्रज्ञ। आपको याद होगा कि खेत को तत्सम में कहा जाता है क्षेत्र, और क्षेत्र को जो रखवाला होता है, स्वामी होता है, उसको कहा जाता है क्षेत्रज्ञ। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि भूमि स्वामी को क्या कहा जाता था? क्षेत्रज्ञ। इसी प्रकार से जो कृषक होता था, कृषक को क्या कहा जाता था? काश्तकार। कृषक को कहा जाता था काश्तकार उनके समय पर। 23वां जो प्रश्न है महत्वपूर्ण, उसमें बताया गया है कि भूमि कर की दर क्या थी? मौर्य काल में जो भूमि कर लगाया जाता था उसकी दर क्या थी? तो उसका 1/4 से 1/6 भाग उपज का उसमें लिया जाता था। भूमि कर के रूप में कितना भाग लिया जाता था? 1/4 से 1/6 भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था। इसके बाद 24वां प्रश्न है कि अशोक के अभिलेखों में मुख्यतः किन 2 लिपियों का प्रयोग किया गया है? कौन कौन सी 2 महत्वपूर्ण लिपि हैं जिनका प्रयोग अशोक के ज़्यादातर जो शिलालेख हैं उनमें प्रयोग किया गया है? वैसे तो 4 का प्रयोग किया गया है, वो हम आगे आपको बता ही चुके हैं, लेकिन 2 जो लिपि हैं मुख्यतः उनका प्रयोग ज़्यादा किया गया है। ठीक है, तो वह कौन सी लिपि है? तो नंबर 1 तो है खरोष्ठी लिपि, जो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है, दाएं से बाएं लिखी जाती है, यानी राइट से लेफ्ट की तरफ लिखते हैं उसको। और दूसरी है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि के बारे में बताया है कि जो अनुराधापुर है श्रीलंका में, वहाँ पर इसका पहला मिला था उत्कीर्ण यहाँ उसका कि ब्राह्मी लिपि है, और ये पत्थरों की पट्टियों पर लिखी पाई गई थी। ठीक, तो ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। आप सभी प्रश्नों को पढ़िएगा। बल्लाइनर के रूप में आप सभी के लिए लेकर आए हैं। सारे प्रश्न अच्छे हैं, आप सभी को एक बार 2 बार आप इसको देखिएगा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ताकि इसी प्रकार के जो महत्वपूर्ण बल्लाइनर जीएस है वो आपको समय से मिल सके। इसके बाद देखिए कुछ कर हैं और ये किससे संबंधित हैं, ये कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। देखिए आप, तो सीता यानी कौन सा सीता कर किससे संबंधित है? तो राजकीय भूमि जो होती थी उससे जो प्राप्त कर होता था उसे क्या कहा जाता था? सीता। ये 4 ऑप्शन में भी रख दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है निम्न में से कर कौन सा है? तो सीता या 4 नाम लिख दिए ऐसे ही, तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये कोई कर थोड़ी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपने पढ़ा है तो आप लगा देंगे कि सीता एक क्या है? कर है, और ये राजकीय भूमि से प्राप्त होने वाला कर है। राजकीय भूमि से प्राप्त होने वाला कर,
इसी प्रकार से हिरण्य एक कर था जो कि एक नकद कर था। और तीसरा जो कर था वह कौन सा था, बलि नाम का कर था, यह भी एक राजस्व कर था। चौथा जो कर था वह कौन सा था, भाग। कौन सा कर था, भाग। ठीक है, तो भाग कर था और ये भी एक राजस्व कर था और कृषि की उपज के हिस्से के अनुपात पर लगाया जाता था, यानी जो भी उपज होती थी उस पर जो हिस्सा लगाया था 1/4, 1/5, 1/6 जो भी होता था और उसे क्या कहा जाता था, भाग। तो ये सभी कर हैं और ये संबंधित विषय हैं, यानी किससे संबंधित एक कर हैं। ठीक है, तो इनको भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ये भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं आगे और कौन कौन से प्रश्न हैं। आगे हम देखेंगे ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। 25वां प्रश्न है, मौर्य काल में जनसाधारण की भाषा क्या थी, यानी जो आम नागरिक थे वह ज़्यादातर कौन सी भाषा बोलते थे, तो ये उस समय पाली भाषा बोलते थे। यानी मौर्य काल में सबसे ज़्यादा प्रचलित भाषा थी वह पाली थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, मौर्य काल की प्रमुख कृतियाँ, यानी कौन कौन सी रचनाएँ हैं जो मौर्य काल के दौरान लिखी गई हैं। तो पहली है कथावस्तु, जो लिखी थी मोगलीपुत्र ने। मोगलीपुत्र कौन थे, मोगलीपुत्र वही बौद्ध भिक्षु थे जिनके संपर्क में आने के बाद अशोक ने पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इसके बाद आप देखेंगे कल्पसूत्र किसकी है, भद्रबाहु की। भद्रबाहु भी आपको याद होगा, इन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण में चले गए थे। पहले वीडियो में पहले वाला पार्ट है जो मौर्य वंश का, उसमें हमने आपको इसमें बताया था। कल्पसूत्र में कल्पसूत्र किसकी रचना है, तो ये भद्रबाहु की है। इसके बाद तीसरी जो महत्वपूर्ण रचना है वो है अर्थशास्त्र और उसकी रचना कौटिल्य यानी चाणक्य यानी विष्णुगुप्त ने की थी। और चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है तो ये इकोनॉमिक्स नहीं है, ये जो है राज्य व्यवस्था पर आधारित है, किस प्रकार से शासन करना है उस पर आधारित ये पूरी किताब है। ठीक है, तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि ये किससे संबंधित है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि जो मौर्य वंश का पुराणों के अनुसार मौर्य वंश का अंतिम शासक किसे बताया गया है, तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था उसे बताया गया है बृहद्रथ को। बृहद्रथ जो था वह अंतिम शासक था, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। और ब्रह्मदत्त को क्या कहा गया है, क्या बताया गया है, तो इसे प्रज्ञा दुर्बल के नाम से इसे बताया गया है। प्रज्ञा दुर्बल का मतलब होता है बुद्धिहीन, बुद्धिहीन के नाम से भी इसकी उपाधि दी गई, इसे कहा जाता है। ये सारे प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अच्छे हैं, महत्वपूर्ण हैं। मौर्य काल से संबंधित यदि कोई प्रश्न आता है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उनके ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर दे पाएंगे। अन्य लड़कों की अपेक्षा आप ज़्यादा उत्तर दे पाएंगे, क्योंकि जितने भी प्रश्न आपने पहले भाग और इस दूसरे भाग में पढ़े हैं ये सभी बहुत अच्छे प्रश्न हैं। परीक्षाओं में जब आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि मौर्य काल से संबंधित प्रश्न आपसे अब नहीं छूट रहे हैं। ठीक है, पूरे प्रश्न आप करके आएंगे, आपको अच्छा लगेगा। वर्ग 2 से संबंधित विशेष रूप से हम वन लाइनर ग्रुप में इसलिए बना रहे हैं ताकि आप जल्दी से कम समय में आप चीज़ों का रिवीजन कर सकें, आप अच्छे से याद कर सकें। ठीक है, इसलिए हम वन लाइनर ग्रुप में लेकर आ रहे हैं ताकि आपको अच्छे से चीज़ें वन लाइनर ग्रुप में याद हो जाएंगी, याद करने में आसानी होती है। तो यदि आपको देखो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक वीडियो को ज़रूर कीजिएगा। जब आप लाइक करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, हमें एक मोटिवेशन मिलता है आगे और अच्छा काम करने का। और शेयर ज़रूर कीजिएगा, जो भी आपके दोस्त संबंधित परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं उनको आप इसको शेयर करिएगा, उन तक भी ये कंटेंट पहुंच सके। वन लाइनर ग्रुप में पढ़ने में आपको बड़ी आसानी होने वाली है। और सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो जब हम अगला वीडियो आपको डालेंगे तो आपका नोटिफिकेशन उसका आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले जो वीडियो है मौर्य वंश का उसको आप जरूर देखिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आप सभी के लिए लेकर आएंगे अगला पार्ट, जिसमें मौर्य वंश के बाद अगला जो प्राचीन भारत में जो बिंदु टॉपिक है अपना वर्ग 2 का सामाजिक विषय का, उससे संबंधित हम अगला वीडियो लेकर आएंगे। वही भी वन लाइनर के रूप में आप सभी के लिए लेकर आएंगे, क्योंकि वन लाइनर पढ़ने में आपको आसानी होने वाली है। तब तक देखते रहिए, अच्छी मेहनत करिए, तैयारी करते रहिए। नमस्कार, जय माता दी।